यूनान का नगर राज्य एथेंस। अन्य यूनानी नगर राज्यों की ही भांति एथेंस में भी 800 ईसा पूर्व के लगभग राजतंत्र के स्थान पर कुलीन तंत्र स्थापित हो गया था। कुलीन तंत्र में एक काउंसिल होती थी जिसमें 3 मुख्य अधिकारी होते थे जिन्हें आर्कन कहा जाता था। ये उच्चाधिकारी ऐसे नियमों का संपादन करते थे जिससे स्वयं उनको लाभ प्राप्त हो और पोलिस के हितों के ऊपर वह स्वयं के हितों की रक्षा करने में संलग्न रहते थे। ऐसी परिस्थितियों में व्यापारियों, छोटे कृषकों और ऋणदासों में व्याप्त आक्रोश ने एथेंस में कुलीन तंत्र के विरुद्ध विद्रोहों को जन्म दिया। हिंसक विद्रोह धीरे धीरे बढ़ने लगे थे। 621 ईसा पूर्व में एथेंस के आर्कनों ने ड्रैंको नामक एक उच्च वर्गीय व्यक्ति को एथेंस के लिखित कानून बनाने का कार्य सौंपा। उनका मानना था कि लिखित कानूनों से गृह युद्ध को रोकने में सफलता प्राप्त होगी। एथेंस के प्रथम लिखित कानून अत्यंत कठोर थे। छोटे छोटे अपराधों के लिए भी मृत्युदंड का प्रावधान था, किंतु ड्रैंको के सार्वजनिक लिखित कानूनों ने कम से कम यह सुनिश्चित कर दिया कि न्यायाधीश विशेषकर कुलीन और समाज के सभी वर्गों पर एक समान नियम लागू करे। किंतु ड्रैंको द्वारा प्रतिपादित नियमों से अधिकांश यूनानवासी संतुष्ट नहीं थे। परिणाम स्वरूप अगली शताब्दी में उसमें पुनः परिवर्तन किए गए। 594 ईसा पूर्व में एथेंस वासियों ने सोलन नामक एक विद्वान को एथेंस की समस्याओं का निराकरण करने का कार्य दिया। सोलन ने ऋणदासता को समाप्त किया और पहले से बने ऋणदासों को स्वतंत्र किया। प्रत्येक नागरिक द्वारा कितनी भूमि का स्वामित्व रखा जा सकता है, इसकी सीमा निश्चित कर दी। सोलन के सुधारों से सामान्य नागरिकों को पहले की अपेक्षा कुछ अधिक राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए, किंतु असंतोष अभी भी व्याप्त था। इसी असंतोष के चलते एथेंस में पिसिस्ट्रेटस के अधीन 540 ईसा पूर्व में टायरनी तंत्र की स्थापना हुई। उसके नेतृत्व में एथेंस की पूरे यूनान में प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। 508 ईसा पूर्व में क्लिस्थनीज ने एथेंस को प्रजातंत्र की राह पर और आगे बढ़ाया। उसने एथेंस के सदन को कानून बनाने का अधिकार दे दिया। 500 नागरिकों की एक काउंसिल की स्थापना की गई जिसका उद्देश्य था कानून बनाना और उनका पालन सुनिश्चित करना। इन सदस्यों को प्रजा द्वारा चुना जाता था। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में प्रजातंत्र से संबंधित अन्य अनेक विकास एथेंस में हुए और पेरिक्लेस के नेतृत्व में यह अपनी अंतिम परिणति तक पहुंच गया। स्पार्टा। यूनान के ही एक अन्य नगर राज्य स्पार्टा में अंधकार युग में ही डोरियन आक्रमणकारी स्थायी रूप से बस गए थे। स्थानीय निवासियों को उन्होंने दास बना दिया, जिन्हें हेलेट कहा गया, जो स्पार्टा के नए स्वामियों की भूमि पर कार्य करते थे। क्योंकि हेलेट की संख्या अधिक थी, प्रत्येक 20 हेलेट पर एक स्पार्टा स्वामी होता था। अतः स्पार्टा के नए शासकों ने किसी भी प्रकार के विद्रोहों से बचने के लिए एक शक्तिशाली सैन्य शासन तंत्र स्थापित किया। स्पार्टा के शासन तंत्र में राजतंत्र के तत्व भी मौजूद थे, किंतु वहां 2 राजाओं द्वारा एक साथ शासन किया जाता था। दोनों अलग अलग समुदायों का प्रतिनिधित्व करते थे। 28 अनुभवी पुरुषों की एक काउंसिल उनकी सलाहकार समिति थी। स्पार्टा के नागरिकों की एक असेंबली सरकार के द्वारा लिए गए सभी निर्णयों पर अपनी स्वीकृति देती थी। प्रतिवर्ष
5 अधिकारी, जिन्हें एफोर कहा जाता था, असेंबली द्वारा निर्वाचित किए जाते थे, जिनका कार्य राज्य के शासन को सुचारू रूप से चलाना था। स्पार्टा नगर राज्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण था सैन्य रूप से शक्तिशाली होना। ऐसे नगर राज्य की प्राप्ति के लिए वहां के शासन ने अपने नागरिकों पर जन्म से लेकर मृत्यु तक उनको कठोर अनुशासन में रखने की व्यवस्था का विकास किया था। शिशु के जन्म लेते ही राज्य का उस पर नियंत्रण प्रारंभ हो जाता था। नवजात को एफोर के समक्ष प्रस्तुत किया जाता था। बीमार व कमजोर शिशुओं की रक्षा करने के स्थान पर उनको पर्वत की चोटी पर छोड़ दिया जाता था, जिससे शीघ्र ही उनकी मृत्यु हो सके। स्पार्टा के शासन को साहसी योद्धा ही चाहिए थे, जिनकी पूरी निष्ठा राज्य के प्रति हो। स्पार्टा की नारियों को भी कठोर अनुशासन में रखा जाता था और उन्हें भी सैन्य रूप से प्रशिक्षित किया जाता था, जिससे संकट काल में वे स्पार्टा की रक्षा कर सकें। उनसे अपेक्षित था कि विवाह पूर्व वे अपने पिता की आज्ञा का पालन करें और विवाहोपरांत पति की। जहां यूनान के अन्य नगर राज्यों में स्त्रियां अलग थलग रहती थीं, वहीं स्पार्टा की स्त्रियां सार्वजनिक रूप से व्यायामों और सैन्य परेडों तथा अभ्यासों में भाग लेती थीं। स्पार्टा की शिक्षा व्यवस्था में कला और साहित्य का कोई स्थान नहीं था। विश्व में स्पार्टा वासियों का उनके अनुशासन और साहस के कारण विशेष सम्मान था। हेरोडोटस ने उन्हें विश्व का श्रेष्ठतम योद्धा की संज्ञा दी है।